भाई तो हमने आपको रेट कांस्टेंट बताया था कि भाई रेट कांस्टेंट जो है वो क्या होता है। तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन बता दी थी, नहीं बताई थी। हेंस रेट कांस्टेंट इज द कंसंट्रेशन, ये बता दिया था ना। उसके बाद है करेक्टर्स ऑफ रेट कांस्टेंट। आज हम बताएंगे कि जो रेट कांस्टेंट है के रेट, जैसे हमने बताया था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और हमने ये बताया था रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लो रिएक्टेंट ए है तो इसकी कंसंट्रेशन ये और ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, तो ये है ना, ये रेट कांस्टेंट है था। क्या था ये? रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसको। अब जो रेट कांस्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए अल्फा कंसंट्रेशन थी, तो ये अल्फा हम पावर के रूप में चढ़ा देते हैं। रेट कांस्टेंट के कैरेक्टर्स क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे। कैरेक्टर्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के क्या क्या कैरेक्टर्स है। सबसे पहले भाई, जितना रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे हम के की, जितनी के की वैल्यू ज़्यादा होगी ना उतना ही रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। नंबर एक, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट more will be speed of reaction, rate of reaction, उतना ही रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा, जो रिएक्शन है उसके अंदर जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स होती है। एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है अगर टेम्परेचर सेम रखे तो, ठीक है। ईच रिएक्शन हैज ए डेफिनेट वैल्यू for the rate constant value for या of the rate constant at a particular temperature, at a particular temperature। तीसरा, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर सेम रहेगा तो सेम रहेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, या सेम रिएक्शन के लिए अगर चेंज हो जाएगा तो फॉर सेम रिएक्शन के लिए चेंज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर चेंज हो गया ना तो स्पीड घट जाएगी या बढ़ जाएगी। अगर स्पीड घट गई बढ़ गई तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड के, रेट ऑफ रिएक्शन के, है ना। चेंज विद
टेम्परेचर। भाई मान लो टेम्परेचर घटा दिया, स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो के की वैल्यू कम आएगी। ठीक है। हाँ, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। द वैल्यू ऑफ के नॉट डिपेंड, डू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती के की वैल्यू, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। देखो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, कंसंट्रेशन के। रेट तो है लेकिन कांस्टेंट तो नहीं है ना, कांस्टेंट ये इसके, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये था। तो अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, तो मैं दोनों में एक बार लिख देता हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ। क्या है देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, मान लो ये कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट बनाता है सी प्लस डी। अब लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या कहता है कि इसके आगे हमने गुणांक लगा दिया ए और इसके आगे गुणांक लगा दिया बी। इसकी कंसंट्रेशन है अल्फा मोल, इसकी कंसंट्रेशन है बीटा मोल। ये कोई गैस है, ये कोई गैस है, इसके 5 मोल है, इसके 5 मोल। तो लॉ ऑफ मास एक्शन तो ये कहता है कि जो रेट है ना वो इनके ये जो गुणांक है ना इन पर डिपेंड करेगा, जबकि रेट लॉ ये कहता है, रेट लॉ ये कहता है कि इन गुणांक पर डिपेंड नहीं करेगा, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज इक्वल टू के ए और ये बी की कंसंट्रेशन है। भाई रेट इनकी डिपेंड तो करेगा, लेकिन ये जो पावर के रूप में चढ़ेंगे ना वो इनके क्या चढ़ेंगे, ये कोफिशिएंट चढ़ेंगे, गुणांक चढ़ेंगे। जबकि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अनुसार क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो पावर के रूप में चढ़ेगी, अल्फा और बीटा। समझ में आ गया कहीं? इसमें जो गुणांक लगाया है ना, ए के आगे 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, वो पावर के रूप में चढ़ेंगे। लेकिन रेट लॉ ये कहता है कि ये जो गुणांक लगाया है ना ये तो बैलेंस करने के लिए लगाया, एक्चुअल में जो स्पीड है ना वो कितने मोल ए के लिए, कितने मोल बी के लिए, ए के 20 अणु लिए, बी के 20 अणु लिए, तो ये 20-20 पावर के रूप में चढ़ेंगे। ये फर्क है दोनों में। इस लॉ ऑफ मास एक्शन में जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर के रूप में रेज किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। लॉ रेट लॉ ये कहता है कि ये नहीं, जो कंसंट्रेशन टर्म है वो पावर के रूप में चढ़ाई जाती है। तो ये मेन डिफरेंस है। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, अगला है हमारा ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। अगला टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहता है कि जो कंसंट्रेशन है ना उन सबको जोड़ दो, जो पावर के रूप में हमने चढ़ाई है ना कंसंट्रेशन, वो जोड़ देंगे तो वो उसका क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, इट इज द सम टोटल sum of the concentration, sum of the concentration terms
on which the rate of reaction actually depends ठीक है as observed experimentally जैसे मान लो हमने ये कंसंट्रेशन ली थी, ये रिएक्शन थी A+B, इसकी अल्फ़ा कंसंट्रेशन ले ली, इसकी बीटा ले ली, अल्फ़ा मोल और बीटा मोल, ये C और D प्रोडक्ट बनाते हैं। इसके कितने बड़े हम नहीं देख रहे, तो इसको कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू K A की पावर अल्फ़ा B की पावर बीटा, है ना, B की पावर बीटा, ये B है भाई। अब द ऑर्डर देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। जो अल्फ़ा और बीटा की जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट के बाद वैल्यू आएगी उनका जोड़ कर दीजिए, वो इसका क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। अब आती है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं इसको। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आएगी? फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये आता है आपका पर सेकंड। क्या आता है भाई? पर सेकंड। फॉर जीरो ऑर्डर, अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो ये आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर पर सेकंड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मोल पर लीटर पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर के लिए फॉर सेकंड ऑर्डर लीटर मोल पर सेकंड। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर के लिए फॉर थर्ड ऑर्डर, अगर थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है तो क्या आएगा? लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर पर सेकंड। तो भाई ये था आज का टॉपिक, कल हम आपको बताएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में।